आज भारत में एक लहर है कि हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं। जब हम लोगों ने डायरेक्टली स्किल्स के क्षेत्र में कदम रखा था, उस समय तक भारत में करीब 10 लाख लोग पर एनम स्किल हो रहे थे। अगर हमें ये 70-80 करोड़ लोगों को नौकरियां दिलानी है तो मैन्युफैक्चरिंग को भी तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। कैफी आजमी साहब का एक वो शेर है, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। Hi, I am Jayant Krishna. You're watching me on Money Connect by Edelweiss Mutual Fund. Stay invested. एडलवाइस म्यूचुअल फंड द्वारा प्रस्तुत मनी कनेक्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 22 साल भारत के एक बहुत बड़े कॉरपोरेट ग्रुप टाटा ग्रुप, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, उनके साथ अलग अलग रोल में काम किया। उसके बाद सरकार में काम किया, जहां पर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ और सीओओ थे नेशनल स्किलिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। आज जब भारत में एक लहर है कि हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जो एक इशू सामने आता है वो आता है स्किलिंग का। और भारत का जो रोल है, जो ग्रोथ है, और दुनिया किस तरह से ग्रो कर रही है, वहां क्या हो रहा है, ये एक नजरिया जो है आज हर आम यंग भारतवासी की जुबान पर है। इन सब का भारत की इकोनॉमी पर, भारत की जो जर्नी है विकसित भारत की ओर, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब समझने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं जयंत कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत आने के लिए। प्लेजर बीइंग हियर। हमारे दर्शकों से बात करने के लिए पहली बात तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि इतना कुछ, इतनी कम उम्र में आपने इतना कुछ कर लिया। कैसे कर लिया ये सब? शुक्रिया। देखिए, this life comes to you but for once, right? Choice is between us. We want to just drift through life or make the difference, right? When there was an opportunity, I joined National Skill Development Corporation as their CEO when the earlier CEO stepped down, because it was a very, very pivotal body in the execution work related to the Skill India mission. Last 17-18 years of my career have been totally devoted to nation building very directly. It was not easy. A lot of my batchmates, a lot of my friends said that, okay, it's good to work as an outsider, but why do you want to join the government? Government can't pay you that kind of money. It's a strange animal, not very easy to work with. कैफी आजमी साहब का एक वो शेर है, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है. So I think in that spirit of nation building, I just went on and on and on. And at a certain point, I took a pledge that I would never go back to the industry, but I'll keep on doing whatever I can in whichever capacity, whichever role, formal or informal, in making this country a great, nation. बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के जयंत। और जो आपने ये अपनी लखनवी तहजीब से जो निकाल के शेर भी पढ़ के बताया है, इससे भी बहुत प्रेरित होने चाहिए यंग लोग। भारत की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इस पर क्या प्रोग्रेस हुई है आपके मुताबिक, और क्या रिस्क है? देखिए, हर चीज जो एक बेनिफिट हो सकती है वो ठीक से ना की जाए तो एक रिस्क भी बन सकती है। जी, इतनी यंग पॉपुलेशन को अगर कल नौकरी नहीं मिलेगी तो वो रिस्क भी हो सकता है। जी जी, बिल्कुल। और क्योंकि आपने इसमें इतना क्लोजली काम किया है, आपके मुताबिक क्या ऐसी 2-3 चीजें हैं जो अभी भी करनी चाहिए हमें? देखिए, आपने ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा है। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है, ये कोई एंडलेस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो हमेशा देश के पास, मुल्क के पास रहने वाली है। अब काफ़ी काम हुआ है पिछले साल में। मुझे खुद ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जो अप्रेंटिसशिप रिफॉर्म्स थे, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्कीम है जिसमें लोग फैक्ट्री शॉप फ्लोर पे जाके अपने हैंड सॉइल करें और सीखें द हार्ड वे, जिसको अप्रेंटिसशिप स्कीम कहते हैं कंट्री का। तो वो एक्ट, उसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत थी, बिकॉज बहुत प्रिमिटिव एक्ट था। तो इंडस्ट्री से मिलके मैंने बहुत काम किया और एक तरह से एक कंट्री लेवल पे चैंपियन किए उन रिफॉर्म्स को, विच एंड इट इमर्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट
which happened in the last government. But when Mr. Modi came to power, it was actually enacted. If memory doesn't fail me, it was in November or December 2014, you know. So वो हुआ, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हुआ, बहुत सी चीज़ें हुई. और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि काम कुछ हुआ नहीं है. जब हम लोगों ने डायरेक्टली स्किल्स के क्षेत्र में कदम रखा था, उस समय तक भारत में करीब 10 लाख लोग पर एनम स्किल हो रहे थे, जिसमें ITIs, पॉलिटेक्निक्स, इंडस्ट्री वाले कोर्सेज सब मिलाकर करीब इतने थे. और एटलीस्ट मैंने जब इस क्षेत्र से बाहर निकला, मैं करीब 8-9 साल बाद समझ लीजिए, तब करीब 1 करोड़ लोग पर एनम स्किल हो रहे थे. अब आप जाहिर से सी बात है, आप पूछेंगे क्या ये 1 करोड़ लोग परफेक्ट क्वालिटी के हैं? मेरा जवाब होगा येस एंड नो. तो इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है. और एक मुझे लगता है जहाँ पर हम एज अ कंट्री उतना सक्सेसफुल नहीं हुए, इंडस्ट्री को और ज़्यादा रोपन करने की ज़रूरत है. यू नो, जब इंडस्ट्री इंडिया में वर्ल्ड क्लास स्किलिंग करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब यू नो अपग्रेड करने के लिए, और वो बिल्कुल उसमें जर्मनी के स्टैंडर्ड्स, जापान के स्टैंडर्ड्स और UK के स्टैंडर्ड्स, अमेरिका के स्टैंडर्ड्स में और इंडिया के स्टैंडर्ड्स में कोई फर्क नहीं है. वो अपने कैप्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए जो करते हैं ट्रेनिंग, यू नो, लेकिन वो उसी की बाउंड्री एक्सटेंड कर दें कम्युनिटी को भी स्किल करने के लिए, तो उस कम्युनिटी को भी उस क्वालिटी की स्किलिंग का लाभ मिलेगा. और अगर ज़रूरत हो कि पैसा खर्च करने की, वो जितना अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कर पाएँ वो कर पाएँ. जो उसके बियॉन्ड जा रहा है उसको भारत सरकार किसी न किसी फॉर्म में रिम्बर्स करना चाहिए, यू नो. तो मुझे लगता है इंडस्ट्री को, और दूसरी चीज़ ये, अभी तक हमारा काफ़ी काम जो है वो सप्लाई ड्रिवन रहा है स्किल डेवलपमेंट में, कि हमने सप्लाई कर दी और स्किलिंग की और वो मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे. लेकिन ये डिमांड ड्रिवन होना चाहिए कि कहाँ पे डिमांड है, किस जिले में, किस ट्रेड में, किस जॉब रोल में किस तरह के लोग चाहिए, और कितने लोग उस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं या उस रीजन में अवेलेबल हैं, कितने लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा. ये सब चीज़ों को एक वो स्किल गैप स्टडीज़ भी पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार होने की बात है, लेकिन ये हमें एक बिल्कुल परफेक्ट ऑलमोस्ट इंडस्ट्री की रिगर की तरह से स्किल गैप स्टडी को हमेशा करना चाहिए. और कंप्लीट जो स्किलिंग इकोसिस्टम है वो डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, जिसकी डिमांड हो उसी लिए स्किल करें. और जब आप वो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो स्किलिंग इकोसिस्टम से जाएंगे उनको नौकरियां मिलेंगी. और वेलोसिटी इसको और तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जैसे पहला कहा कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एंडलेस नहीं है अपॉर्चुनिटी. अगर हम नहीं करेंगे अभी से लेकर अगले 15 साल के 20 साल के बीच में, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी हमसे खिसक के निकल जाए. और हम भी तो फिर एजिंग पॉपुलेशन हो जाएंगे. अभी हमारी कंट्री की एजिंग वर्कर्स की जो एजिंग एवरेज एज है वो करीब 28 साल के आसपास है, राइट. ये विच मेक्स इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट countries with one of the youngest workforces in the world, right? You know, एक तो ये है कि जो यंग वर्कफोर्स होती है वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव रहती है मुल्क के लिए काफ़ी लंबे समय तक, बजाय कि उन कंट्रीज में जहां एवरेज एज 38 है या 42 है या 43 है वर्कफोर्स की, राइट. और दूसरी चीज़ जो है, ये यंग वर्कफोर्स की जो कॉस्ट होती है इकोनॉमी के, कंपनीज के लिए एंड देयरफॉर पूरी इकोनॉमी के लिए, वो कम होती है, जिससे उनका जो बिजनेस मॉडल है वो ज़्यादा थ्राइव करता है. जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है वो भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है. इस सरकार ने, करंट गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है. जो हमारी 120 के आसपास रैंक हुआ करती थी वो बढ़ के 63 हुई है. बट मुझे लगता है कि अगर हम इस समय चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, इफ़ वी कैन बी द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, shouldn't our ranking on ease of doing business also be among the top 10 in the world, right? So I think उस एस्पिरेशन के साथ काम करेंगे तो बहुत इस कंट्री को फायदा होने वाला है. पिछले 8-10 साल में कंपैरेटिवली टू द पॉपुलेशन देखें तो फिर भी अभी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग, खासकर यंग लोग, फाइनेंशियल मार्केट में आए, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए आए अधिकतर, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी से आए. अब नए नए प्रोडक्ट्स हैं जैसे रीट्स हैं. हम भारतवासी हमेशा जाकर रियल एस्टेट खरीदते रहते थे, अब उसका भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ गए. इनविट्स है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि भाई एक बड़ी कंपनी आती है, खरीदती है और फिर उसे लिस्ट करती है. तो और जो भी आप परसेंटेज देखें, और आपने तो कहीं देखे होंगे, चाहे यूके हो, यूएस हो, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, वहाँ पर लगभग 40-50% पॉपुलेशन किसी ना किसी तरीके से इक्विटी में निवेश करती है. आज जिस तरह से, क्योंकि आप स्किलिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और अगर आप देखें
डेवलप्ड मार्केट और एक डेवलप्ड सोसाइटी बनने के लिए हमें इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ेगा, हमें वेल्दी बनना पड़ेगा। पर कैपिटा जीडीपी ऐसे नहीं बढ़ेगी। हर इंसान को उतना हक होना चाहिए कि मैं भी अपनी सेविंग को एक ऐसी जगह डालूं जहां वो बढ़ सके। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ फर्क आया है पढ़े लिखे लोगों में। मैं अपना खुद ही एग्जांपल देता हूँ। अर्ली पार्ट ऑफ माय करियर मैंने बहुत डायरेक्ट इक्विटी में बहुत करता था। म्यूचुअल फंड्स इतने आए नहीं थे, उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, करीब पैसा उस समय कम हुआ करता था। करीब 40 साल 38 साल पुरानी बात है। तो काफ़ी इक्विटी में मैंने इन्वेस्ट किया उस समय के हिसाब से, बिग टाइम। और कभी बहुत ज़्यादा कभी नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ, अच्छा रिटर्न मिला, काइंड ऑफ अ थिंग। बट एज करियर और इम्पॉर्टेंट होता गया, बर्निंग मिडनाइट ऑयल इन माई जॉब्स बिकेम पार्ट ऑफ लाइफ। तब मैंने धीरे धीरे मूव करा सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में, फिक्स डिपॉजिट और इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट किया, काइंड ऑफ अ थिंग। पिछले कुछ सालों में मैंने काफ़ी उसको चेंज करके म्यूचुअल फंड्स में वो किया है। उसकी वजह ये है कि एक तो आप डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी है। आपको डायरेक्ट इक्विटी में आप डे टू डे ट्रैक तो कर नहीं सकते, और अगर करेंगे तो आपको उसका स्ट्रेस झेलना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और ना हर एक के पास उतनी एक्सपर्टीज हो सकती है। तो एक वो डी रिस्किंग बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है। दूसरा प्योरली फ्रॉम अ टैक्स परस्पेक्टिव ऑल्सो, द इफेक्टिव टैक्स रेट इन म्यूचुअल फंड्स इज लोअर देन when you directly deal with the equity. जैन जी के 4 या 5 ऐसे सेक्टर्स जिन पे, क्योंकि ये पॉडकास्ट कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs भी देख रहे हैं, ऐसे कौन से 3 या 4 सेक्टर्स पर आप बुलिश हैं? इंडस्ट्री सेक्टर्स मुझे लगता है, तो एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज का मुझे काफ़ी उम्मीद है कि वहाँ पे लगता है। मैं इवन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, स्पेशली सॉफ्टवेयर एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज में, हालांकि लोग कहते हैं AI के आने से उसमें जॉब लॉसेस होंगे, मुझे लगता है कुछ जॉब लॉसेस होंगे, बट नई तरह की जॉब्स भी क्रिएट होंगी। उस पर मैं अभी भी बुलिश हूँ। FMCG पे मैं बहुत बुलिश हूँ। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में बहुत लिमिटेड होती थी, वो अभी बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो वो एक उसमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मोटा मोटा सेमीकंडक्टर जो उसको आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र से अगर अलग करके देखें, तो बहुत पहले इंडिया लॉस्ट दैट बैटल, बट अभी भी देर नहीं हुई है। अभी कुछ 2-3 आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट्स अग्री हुए हैं, पर उसको और तीव्रता देने की जरूरत है। उसमें जरूरत है कि भी ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई होनी चाहिए कंट्री में। कितने मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज हैं जिसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मास्टर्स प्रोग्राम है? बहुत कम। कितने PhD हैं हमारे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में? तो उसमें एक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने की मुझे लगता है ज़रूरत है। और मोटे मोटे यही सेक्टर हैं। और कुछ सेक्टर तो हैं जो कंट्री की पॉपुलेशन और जिस तरह से ऑटोमोबाइल जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है, इनका मेजर प्रोडक्शन इंडिया के बाहर जा रहा है। तो इंडिया एक बहुत अच्छी ऑटो हब के रूप में मिला है, वो तो चलता ही रहेगा। बट ये बाकी सेक्टर जो मैंने कहा, मुझे लगता है ये अपने आप में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं। और एक चीज़ जो मुझे लगता है वी हैव मिस्ड द बस इज बायोटेक्नोलॉजी। इसमें बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन कहीं हमने वो वी हैव मिस्ड द बस इन सम फॉर्म। आई थिंक वी हैव टू ट्रैवल दैट एक्स्ट्रा माइल। कुछ कंपनियों को छोड़ के वो ग्लोबल स्केल बायोटेक्नोलॉजी में नहीं आया है। उस पर भी काफ़ी मुझे उम्मीदें हैं, और काफ़ी आशावान हूँ कि भारत में उसको और आगे बढ़ने की उम्मीद है। और उसमें पढ़ाई हो रही है उस सेक्टर में, बट फिर भी कहीं पे मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है, और वॉट एवर इट इज़, सरकार को भी थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। वो एक क्षेत्र है। कई बार कई फोरम पे जब मैं रिसर्च कर रहा था, और आज काफ़ी जो दिग्गज है इंडस्ट्री के, वो इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं हमने उतना फोकस नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। आज अब एक तेज़ी आ रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। कुछ आपने कहे, अब जैसे सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है, अब GCCs इंडिया आ रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में, और ये सब मतलब डिसरप्टिव चीज़ें भी हैं एक तरफ से, लेकिन बिल्कुल है, इन्हें अगर हमने ठीक से पकड़ लिया तो ये भी हमें आगे और ले जाएंगी कूद में, बिल्कुल विकसित भारत की तरफ। बिल्कुल। इस पर क्या राय है? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खासतौर से जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस है, वो आज़ादी के बाद से ही बहुत कम रहा है।
दो तीन चीजें हुई हैं। एक तो ये कि अभी भी हम करीब 0.64% अपना जीडीपी का सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च पे बेस करते हैं, और जितने भी मुल्क जो आजकल जहां पे इनोवेशन हो रहे हैं वो 2.5% से करीब 5% के बीच में, और उनकी जीडीपी का, और जाहिर सी बात है यूएस और चाइना की तो जीडीपी हमसे 6-7 गुना बड़ी है, उसका 2.5% या 4% या 5% बहुत बहुत बड़ी चीज़ हुई। वो इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है हमें लगता है। और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ ये हुई कि बहुत से मुल्कों में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च और डेवलपमेंट होता है वो यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम में होता है, और इंडस्ट्री इकोसिस्टम में होता है। हमारे यहाँ कुछ फॉर सम रीजंस हिस्टोरिकली हमने उसको CSIR की लैब्स में, DBT की लैब्स में, DST की लैब्स में और सरकारी क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रखा है, मुझे लगता है। और यूनिवर्सिटीज़ में वो कटिंग एज वर्क, कुछ को अगर हम छोड़ दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को छोड़ दें, कुछ पुराने IITs में छोड़ दें, उन लोगों को छोड़कर कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ एक आध बहुत अच्छे हैं, उसमें छोड़ दें तो उतना डिस्ट्रप्टिव वर्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम में। और सरकारी क्षेत्र में अपनी लिमिटेशंस हैं, वो एक जिस तरह का मोटिवेशन होना चाहिए, जिस तरह का एक जज्बा होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो नहीं है। तो वो मुझे लगता है उसमें काफ़ी आगे कदम रखने की ज़रूरत है। ईज़ ऑफ डूइंग साइंस जो हमारे यहाँ है, ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप हमारे कोई भी देख लीजिए, जो हमारे जो साइटेशंस होते हैं रिसर्च पेपर्स के, उसके इंडेक्स में हमारी 10वीं रैंक है। कितने सारे इनोवेशन के इंडेक्सेस हैं जो दुनिया के अलग अलग बॉडीज़ ने बनाए हुए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी बनाया, उसमें सब में हमारी रैंक कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो हमें उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो हमें चैलेंज ये है कि हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 1-2 साल में शायद हम 3rd लार्जेस्ट भी बन जाएं, राइट? फिर गैप काफ़ी हो जाएगा हमारे और चाइना के बीच में, या हमारे और यूएस के बीच में, जो भी रिलेटिव रैंकिंग रहती है उस समय। तो ये, लेकिन हमारी इकोनॉमी इनोवेशन ड्रिवन नहीं है। मुझे जो लगता है, क्योंकि आपने बहुत मेरे दिल के करीब जो बात है उसको छेड़ा, इंडिया जो है वो अब जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उस जनरेशन के रिफॉर्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होने चाहिए जिस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हुए थे, उस इंटेंसिटी के। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी हमारा मुल्क समझा ही नहीं है कि उन रिफॉर्म्स की कितनी आवश्यकता है। अगर हमें रियली इनोवेशन ड्रिवन इकॉनमी बनना है और दूसरे मुल्कों में हुए इनोवेशन पर डिपेंड नहीं करना है। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कल्चर जो आया है, कई लोग कहते हैं कि भाई आप XYZ बना रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बना रहे? लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले जो होंगे स्टार्टअप्स, वो नेक्स्ट स्टेप भी लेंगे। पहले तो कल्चर ही नहीं था, बिल्कुल सिलिकॉन वैली टाइप का कल्चर ही नहीं था, वो बना कम से कम। और देख रहे हैं कि पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है कि स्टार्टअप शुरू से 10 साल बाद अब लिस्टेड भी हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग है जैसे, जो हमेशा ही एक प्रॉब्लम एरिया रहा है भारत। आप भारत की बात कर रहे हैं? मैं भारत की बात कर रहा हूँ। अब पुश थोड़ा हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, क्योंकि आप तो एक सर्विसेज सेक्टर से आए थे जो सबसे बड़ी एम्प्लॉयर थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अभी भी है, अभी भी है। लेकिन अगर हमें ये 70-80 करोड़ लोगों को नौकरियां दिलानी है तो मैन्युफैक्चरिंग को भी तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हर चीज तो सर्विसेज में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग का एक्चुअली जो परसेंटेज है एज जीडीपी, वो हमारे कंट्री में गिरा है। ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, लेकिन सर्विस सेक्टर और आगे ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ा है और मैन्युफैक्चरिंग उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाई है। तो अभी सिर्फ मुझे लेटेस्ट फिगर अगर सही याद है, 13 से 14% जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग से आता है, तो वो, और सर्विसेज से 50% से ऊपर आता है। तो ये इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। और इसमें हर तरह से मैंने देखा, जब मैं यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का ग्रुप सीईओ था, तो मैंने यही देखा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के लिए दे आर वेरी अपबीट। बट एक आध चीज़ उन्हें यहाँ पर अभी भी खलती हैं, वो ये है कि जो एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी है वो कहीं पे मिसिंग लगती है। कहने का मतलब यह है कि जिस पॉलिसी क्लाइमेट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया, वो रूल्स ऑफ द गेम जब उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी, प्रोजेक्ट पैसा लग गया किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो मिडवे चेंज नहीं हो जाने चाहिए। सबसे बड़ा एग्जांपल जो कंट्री देता है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का देता है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे था, वोडाफोन, कैन, इस तरह की कंपनियों के लिए था। और वो उन्होंने उसके लिए प्लान नहीं किया था, वो बाद में डिसीजन हुआ, उसकी वजह से काफ़ी एक नेगेटिव वो हुआ।
और अच्छी चीज़ ये है कि वो रिवर्स कर लिया गया अब और आगे चल रहा है। तो मुझे लगता है वो एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी बहुत ज़रूरी है और रेगुलेटरी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने की ज़रूरत है और ये सब होगा तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। रिफॉर्म्स जो है मुझे लगता है भारत सरकार में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं और 91 ऑनवर्ड्स रिफॉर्म्स होते आए हैं, कभी थोड़ा सा गति पकड़े कभी धीमे हुए लेकिन बराबर होते आए हैं। वी हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ लास्ट 33-34 years of reforms, you know. और अगर आप देखें तो 1991 ऑनवर्ड्स एक एवरेज जीडीपी ग्रोथ कंट्री का अगर वो कोविड वाला साल निकाल दें तो करीब क्लोज टू 7% है। उससे पहले हम लोग वही हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट पे ग्रो करते थे, यू नो। तो काफ़ी फ़र्क तो आया है और अब जाहिर सी बात है कुछ और लॉज हैं। जब हमारा लैंड एक्विजिशन लॉ है उसमें लैंड एक्वायर करना बहुत ही महंगा और काफ़ी दिक्कत और पेचीदा काम है। अभी भी ज़्यादातर सरकारों के पास वो खुद गवर्नमेंट एक्वायर करे और लैंड बैंक्स रहे और फिर इंडस्ट्री को दे, वो ऑप्शंस अभी भी कम हैं। इन्फोर्सिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी तो एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल 17-18 साल लग जाते हैं एक सिविल केस को एवरेज में सेटल बिल्कुल होने। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही चीज़ पकड़ी। यू नो हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स का जो इन्फोर्समेंट है वो लीगल सिस्टम अभी भी उस तरह के स्पेशलाइज कोर्ट्स नहीं है, स्पेशलाइज्ड लॉयर्स नहीं हैं या बहुत कम हैं भी तो बहुत कम है और लॉयर्स तो फिर भी हैं, जजेस तो बहुत ही कम हैं इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्चुअल केसेस हैं और इसीलिए वो लॉन्ग ड्रॉन होते हैं, आर्बिट्रेशन में जाते हैं, ये होता है और लीगल सिस्टम से कुछ निकल के नहीं आता है। तो उस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है। भारत सरकार को इस समय पैरानॉइड होने की ज़रूरत है। लेबर लॉज की बात कर लीजिए, भारत सरकार के जो फेडरल लॉज थे लेबर लॉज में उस पर तो कुछ काम हुआ है और वो बकेट करके मेरे ख्याल से उन्होंने 5 कैटेगरी में डाले हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन इंडस्ट्री को जो लेबर लॉज का म्यूजिक फेस करना पड़ता है वो इतना सेंट्रल लॉज का नहीं जितना स्टेट लॉज का है, बिकॉज ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो स्टेट्स को भी उसमें जागरूक होने की ज़रूरत है और ये बात हम समझ लें अच्छी तरह से कि ओवर प्रोटेक्शनिज्म जो लेबर की होती है वो आज की तारीख में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई सरकार किसी की नौकरी को बचा नहीं सकता। बचाएगा कौन? आपका कस्टमर बचाएगा। यू हैव टू डिलीवर वैल्यू, ब्रिंग दैट वैल्यू ऑन द टेबल through the manufacturing or service sector or whatever, that customer pays that premium in terms of price for the product that you are manufacturing, product delivery through a service sector. तो I think ये realization बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटर्स हमने अलग अलग फील्ड में कायम करे, पावर सेक्टर में, इंश्योरेंस का रेगुलेटर, अलग अलग सेक्टर्स में रेगुलेटर्स हैं, बट क्या वो वाकई इंडिपेंडेंट हैं? रेगुलेटर्स का काम क्या था? काम ये था कि सही मायने में वो इंडिपेंडेंट होंगे, इक्विटेबल होंगे और कभी भी कोई प्लेयर्स को, जो मेजर प्लेयर्स हैं उस सेक्टर में, उनको डिस्प्यूट होगी तो वो एक अपना राय देंगे जो अनबायस्ड होगी। बट अभी भी जो रेगुलेटर्स हैं उसमें जो मेंबर्स हैं वो सरकार ही अपॉइंट करती है, राइट, काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो कोई सरकार के पॉइंट ऑफ जो उसका व्यू है या स्टैंड है उससे अलग कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि रेगुलेटर्स को भी एक रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। बहुत सी लिस्ट लंबी है। डायरेक्ट टैक्स कोड की ज़रूरत है, डिसइन्वेस्टमेंट्स को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। मुझे अगर सही याद है तो किस कंट्री की ये बात है, शायद ये इंडोनेशिया की बात है, कि वो उनको क्या हुआ, वो एप्पल आईफोन जब भारत में वो इन्वेस्टमेंट आया चाइना के बाद सेकंड सप्लायर वाला, तो वो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी थी, वो निकल गया, भारत को वो मिल गया। तो वहाँ के राष्ट्रपति खुद जाके एप्पल के सीईओ से मिले यूएस में, उन्होंने कहा कि आपने वो तो दे दिया आईफोन भारत को, लेकिन ये जो आईपैड है वो इंडोनेशिया में आना चाहिए। तो ये द हंगर टू सॉलिसिट इन्वेस्टमेंट कम व्हाट मे, दैट फायर इन द बेली, मुझे लगता है वो टाटा नैनो का जो इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल से गुजरात गया था, उस पीरियड में वो फायर इन द बेली दिखाई दिया कि स्टेट ट्रैवल्ड दैट एक्स्ट्रा माइल टू अट्रैक्ट एन इंडस्ट्री। उस तरह का कल्चर बनने की जरूरत है। आज एक शब्द जो सबको थरथरा के डरा देता है, जैसे कोई न्यूक्लियर वेपन जैसा वर्ड हो, वो है टैरिफ, जो ट्रंप जी ने शुरू कर दिया। अब तो ये जैसे रोज अगर अखबार की हेडलाइन में कहीं टैरिफ वर्ड ना हो तो ऐसा दिन ही नहीं निकलता। क्या हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं एज अ सोसाइटी? क्या ये, क्योंकि मार्केट तो रिएक्ट करती है, किसी दिन बोलते हैं हम क्लोज टू आ रहे हैं तो मार्केट चढ़ जाती है, किसी दिन कहते हैं हम क्लोज टू नहीं आ रहे हैं तो मार्केट गिर जाती है।
तो कहने की बात मार्केट की प्रिडिक्शन पे नहीं पूछ रहा ऑब्वियसली आपसे, लेकिन टैरिफ की ये जो वॉरफेयर चल रही है दुनिया में, इस पर आपकी क्या राय है? कितना चिंतित होना चाहिए हर देश को, या इंडिया की बात करते हैं हमें? देखिए, इंडियन इकॉनमी अभी भी उतनी एक्सपोर्ट सेंट्रिक नहीं है। हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बड़ा कंपोनेंट है और इंडिया को सारे एग्स अमेरिकन बास्केट में ही ले नहीं करने चाहिए। यूएस और इंडिया का बीच में अगर आप ट्रेड देखिए तो वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जहां पे ट्रेड सरप्लस है हमारे फेवर में, ट्रेड डेफिसिट है यूएस के अगेंस्ट काइंड ऑफ थिंग, विच मीन्स हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, वहां से इंपोर्ट कम करते हैं। यही प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की इंडिया से जो नाराजगी है उसकी वजह है। मुझे लगता है कि भारत सरकार कर भी रही है, अगर ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के से मिलता जुलता एक ट्रेड डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है। यूके से एफटीए हमारा हो गया है। यूरोपियन यूनियन से बात चल रही है काफ़ी एडवांस स्टेजेस में। यूएई से हमने ऑलरेडी साइन कर लिया है एफटीए। कनाडा, जहाँ पे अभी तक रिजीम इंडिया के फेवर में नहीं थी, लेकिन अब चेंज ऑफ द गवर्नेंस देयर, वहाँ से भी बात शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि इंडिया वाइड स्प्रेड कर रहा है और इन सब में मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सबसे बड़ा मार्केट है। चाइना से मुझे लगता है इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, मतलब हम वहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं और सारा इंपोर्ट ही करते हैं वर्चुअली। तो ये सब इश्यूज़ हैं, हमें लगता है ब्रॉड बेस करने की ज़रूरत है। और ये कभी कभी मुझे लगता है एकदम से सुबह से टीवी चैनल्स के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, छः सात चैनल्स हुए एक दिन पे, तो मुझे तब मुझे समझ में आता है कि अच्छा, आज ट्रम्प साहब विच साइड ऑफ द बेड ही गॉट अप फ्रॉम तो ये तो कुछ ओवर रिएक्शन है। बट मुझे लगता है यूएस एंड इंडिया भी टाइम पे आ जाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। और पिछले 25 सालों में 3 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है, बहुत समय दिया है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी एंड मैच्योरिटी तक ले जाने के लिए। और 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने, इंक्लूडिंग द आयरनी इज इंक्लूडिंग मिस्टर ट्रम्प इन हिज फर्स्ट इनिंग्स, बहुत काम किया गया है। तो इस पे पानी नहीं फेरा जा सकता। अभी थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स और थोड़ा ट्रांजैक्शनल मोड में यूएस चल रहा है, इसलिए है। बट अभी जो इस राउंड की टॉक्स थी जिसमें कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल वहाँ पे गए थे, अब गवर्नमेंट कभी लीक तो करती नहीं है कि क्या डिस्कशन हुए, लेकिन वो काफ़ी होपफुल हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इरिटेंट्स रिजॉल्व हो गए हैं और जल्दी मुझे लगता है कि एक फुल फ्लेजेड एफटीए तो नहीं होगा, लेकिन एक इंटरिम ट्रेड डील हो जाएगी। बिकॉज अभी जो 50% टैरिफ है उस पर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स, कुछ चीज़ों में तो उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, फार्मास्यूटिकल में एग्जेम्प्ट किया हुआ है, आईफोन्स में एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उनको छोड़ दें तो बाकी इन प्रोडक्ट्स में 50% ड्यूटी लगा के वो कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी एक्सपोर्ट डील में इतने मार्जिन्स नहीं होते हैं टू प्ले विथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है, राइट, तो उसमें हमारा जो कैसे डेवलप्ड कंट्रीज कहलाते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, वो जिन कंट्रीज़ की 0.8 से 1 के बीच में होती है, वो कंट्रीज़ जनरली डेवलप्ड कहलाते हैं, और बाकी डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड इस अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं। तो उसमें हमारी जो भारत की रैंक है इस समय 130 है, करीब 190 कंट्रीज़ का सर्वे होता है, उसमें हमारी रैंक है वो 130 है। और अगर आप पर कैपिटा जीडीपी देखें तो उसमें हमारी रैंक करीब 141 है, उससे भी खराब है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से भी खराब है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एचडीआई है, वो कैलकुलेट कैसी होती है, उसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स होते हैं, पर कैपिटा इनकम होती है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस होता है, एजुकेशन सिस्टम्स की और स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम की मैच्योरिटी होती है, हेल्थ केयर की मैच्योरिटी होती है। तो इन सब कई चीज़ों में हम लोग थोड़ी मात खा जाते हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखिए हेल्थ पे अभी भी फोकस जो है वो जो सरकारी क्षेत्र का जो है, बोथ फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स पुट टुगेदर, वी स्पेंड जस्ट अबाउट 2.1-2.2% ऑफ आवर जीडीपी ऑन हेल्थ केयर। प्राइवेट सेक्टर का अलग है। एजुकेशन पे हम करीब 3% जीडीपी का स्पेंड करते हैं, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिलाकर कंट्री का। तो ये अपने आप में बहुत कम है और इन दोनों को डबल करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई चीज़ें हैं, पोल्यूशन, 20 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, उसमें एक अच्छी खासी तादाद है जो इंडियन सिटीज़ हैं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में। आई थिंक इन सब पे मुझे लगता है बिल्कुल एक ऐसी मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है कि कम वॉट में, नो मैटर वॉट प्राइस, इवन इफ टू स्लो डाउन द इकॉनमी फॉर सम टाइम, लेट्स डू दैट। बट उस पर काम करने की ज़रूरत है। और मैंने जैसे बताया कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में
इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने की ज़रूरत है और उसकी जो सर्विस डिलीवरी है उसमें कोई लीकेजेस ना हो, उस पर एक ज़ीरो टॉलरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी कंट्री को। तो मुझे लगता है कि हमें वाकई आगे बढ़ने में और जो बात होती है कि एक डेवलप्ड कंट्री बनने में क्या क्या करना चाहिए उसकी ज़रूरत है। स्मार्ट सिटी मिशन है, उसको वो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं पे डिरेल हो गया है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस अर्बन डेवलपमेंट लैंडस्केप में होने चाहिए थे शहरों में, उन 100 शहरों में जो ये इसके लिए चिन्हित किए गए थे, आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव दैट वेलोसिटी एंड वी हैव टू रिविजिट, पुट इन मोर मनी देयर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बाय द वे हम उतना खराब नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो करीब 3 से 4% जीडीपी का हम स्पेंड कर रहे हैं, जो कई मुल्कों के करीब करीब बराबर है। काफ़ी, कहीं भी आप देश में ट्रैवल करिए, आपको लगता है इट्स ए कंट्री इन द मेकिंग। हर जगह कहीं हाईवेज बन रहे हैं, कहीं पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एवरीवेयर द वर्क इज हैपनिंग। तो हम काफ़ी चीज़ों में इंडिया अच्छा कर रहा है, पर अभी गैप्स भी हैं, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जैन जी, थैंक यू वेरी मच। आई लव टॉकिंग और बहुत आपने दिल से बात की। उन्होंने मनी कनेक्ट के इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। आगे भी ऐसे कई और एपिसोड आएंगे। इन्वेस्टर एजुकेशन की एक मुहिम है एडलवाइस म्यूचुअल फंड की, और जुड़ते रहिएगा आने वाले हफ्तों में, और कई एक्सपर्ट्स के साथ आपको रूबरू कराएंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.